को घुमाता है, इंजन की एक मोटर घूमती है जिसको करंट देता है बैटरी से। तो ये आगे की हेडलाइट पे या पार्किंग लाइट है, टेल लाइट है, ये सारी चीजों को करंट हम बैटरी से ही लेते हैं। तो बैटरी क्या करता है, एक केमिकल एनर्जी में उसको स्टोर करके रखता है, जब भी हमें जरूरत है इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके हमें देता है। ओके, बैटरी में ये जो पॉइंट है जिसको रेड कलर का चाप लगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसको देखोगे तो अंदर आपको पॉजिटिव टर्मिनल दिखेगा, ये प्लस टर्मिनल है पॉजिटिव। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइड में कहीं पे ना प्लस सिंबल होगा उसके, अब यहाँ पर इसके आपके ऊपर प्लस सिंबल। ओके, तो या तो कैप के ऊपर प्लस सिंबल होगा या नीचे लिखा होगा, देखो यहाँ पर माइनस है, निगेटिव का सिंबल है यहाँ पर, तो ये निगेटिव टर्मिनल है। तो दो टर्मिनल होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। अगर ध्यान से आप देखोगे ना तो निगेटिव का जो वायर है वो देखो यहाँ से गया हुआ है, जो बॉडी के साथ में अटैच है, ध्यान से देख सकते, देखो ये नटबोल्ट के द्वारा यहाँ पे बॉडी के साथ इसको अटैच किया है। राइट, हेलो, मुझे किसी ने मैसेज किया है कि आवाज नहीं आ रही, बाकी लोग प्लीज कंफर्म कीजिए, आवाज आ रही है क्या, प्लीज कंफर्म कीजिए। हाँ सर, आ रही है सर आवाज। ओके 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 ओके, ठीक है, थैंक यू। तो निगेटिव टर्मिनल हमारे हर गाड़ी में निगेटिव टर्मिनल जो होता है ना वो बॉडी के साथ अटैच है, मतलब कार का जो भी मेटल पार्ट है, डोर है कार के या फिर ये बोनट है आगे का कोई भी मेटल पार्ट, ये हमेशा निगेटिव टर्मिनल का काम करेगा। और पॉजिटिव टर्मिनल से फिर जो केबल निकलती है, यहाँ से जो केबल निकला हुआ है, ये केबल फिर हर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम तक, हर एक सिस्टम तक इलेक्ट्रिकल सिस्टम को यहीं से करंट जाएगा। मैंने लास्ट वीक आपको बताया था इंजन में कुछ सेंसर्स वगैरह काम करते हैं, तो देखो ये इंजन का सेंसर है, ये सेंसर है इंजन का। फिर यहाँ पे ये जो कॉइल है, यहाँ पे जो स्पार्क कॉइल होती है वो, तो इसको भी इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है। तो जितने भी इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पे भी जितने भी एक्सेसरीज को लगता है वो सबको करंट यहीं से जाएगा। ओके, तो ये जो बैटरी आपकी कार में जो बैटरी होगा, ये अलग अलग कैपेसिटी का हो सकता है। कोई 35, देखो अब ये जो बैटरी है ना 34 लिखा हुआ है, मतलब 34 एम्पियर का बैटरी है। तो कोई बैटरी 60 एम्पियर का होगा, कोई बैटरी 100 एम्पियर का होगा, 110 एम्पियर का होगा, 150 एम्पियर। एम्पियर मतलब उसका कैपेसिटी होता है, बैटरी का कैपेसिटी है वो, राइट। तो आपका गाड़ी जो है उसका रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी गाड़ी में कितना कंज्यूमर है, उसके हिसाब से फिर बैटरी का कैपेसिटी माना जाता है। तो जब भी आप बैटरी को रिप्लेस करोगे ना तो जरूर देखना कि इसका कैपेसिटी कितना था, आपके पहले बैटरी का कैपेसिटी कितना था। अगर समझो सेम मॉडल है, सेम मॉडल, अभी ये क्रेटा है, यहाँ पे जो खड़ा है ना, ये क्रेटा का काम हम लोग कर रहे हैं, तो ये क्रेटा है। इस क्रेटा का जो बैटरी है, अगर आप क्रेटा का बैटरी देखोगे यहाँ पर, देखो ये थोड़ा साइज से बड़ा दिखेगा कंपेयर टू वो बैटरी से। ये अराउंड होगा 60 एम्पियर के आसपास का बैटरी है, 60 एम्पियर का बैटरी, और वो हार्डली, ये बैटरी हार्डली 35 एम्पियर का, तो उसका कीमत ज्यादा होगा। ओके, आप ज्यादा एम्पियर वाली बैटरी लगा सकते हो, लेकिन वो साइज में अगर बड़ी हो गई तो आपके ब्रैकेट में फिट नहीं होगी। लेकिन अगर आपने लगा दिया तो चलेगा, नो यूज, मतलब उसका कोई काम नहीं था ज्यादा, लेकिन हमने लगा दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने कम एम्पियर का बैटरी डाल दिया, अंडर रेटेड बैटरी आपने उसमें डाल दिया, तो दिक्कत है। तो आपका गाड़ी में जब आप गाड़ी चलाओगे तो कुछ दिनों तक उससे लोड आकर बैटरी खराब हो जाएगा। तो आपका बैटरी का रिप्लेस करने की नौबत आ गई ना, तो ये जरूर देखा करो कि आपकी गाड़ी में कौन सा एम्पियर का बैटरी रिकमेंडेड है। तो आपको नेट पे मिल जाएगा, या आप बैटरी शॉप, कोई बड़ा बैटरी शॉप है उसको पूछोगे तो उसके बाद चार्ट है, प्रिंटेड चार्ट है कंपनी का, वो गाड़ी का मॉडल देख के आपको बता देगा कि ये बैटरी चलेगा क्या। ओके, तो ऐसे आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिला है जिसमें इलास्टिक था, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि आपका गाड़ी का जो बैटरी है वो कौन से एम्पियर का लगता है। हाँ जी बोलिए, कोई कुछ पूछना चीज बताइए। ओके, ठीक है ठीक है। सिर्फ मैं ना म्यूट कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड नॉइज है ना वो आ रहा है अभी। सॉरी, आदित्य। सॉरी सर, लेक्चर कितने बजे चालू हुआ था? मुझे लगा 1 बजे चालू होने वाला है। नहीं, 1 बजे एग्जैक्ट चालू है, 1 बजे एग्जैक्ट चालू किया मैंने। क्या हुआ, ये लिंक मैंने ना जूम पे इसलिए दिया कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि जूम पे क्लासेस बराबर हो रहे हैं कि नहीं, आउटडोर क्लासेस भी। अगले संडे से हम लोग जूम का पेड वर्जन लेने वाले हैं, तो आपको 2-2 घंटा मैं सिखा सकता हूँ जूम पे। तो 1 बजे एग्जैक्ट अभी चालू है, जस्ट चालू है, अभी चालू किया है। ओके, तो हाँ, सब लोग वापस बैटरी पे आते हैं। तो बैटरी में आपको क्या चेक करना है, तो देखो ये जो बैटरी का ब्रैकेट है ना, ये यहाँ पे सिक्योर्ड है, मतलब इसमें बैटरी को होल्ड करके रखा हुआ है। अगर आपका बैटरी का ये ब्रैकेट अगर सिक्योर्ड है, होल्ड करके रखा, तो आपका बैटरी यहाँ से उछलेगा नहीं, वाइब्रेट नहीं करेगा। नहीं तो क्या होगा, चालू गाड़ी में जब गाड़ी इनरेगुलर सरफेस पे चलेगा, स्पीड ब्रेकर पे, कोई छोटे मोटे खड्डों पे, तो बैटरी उछलेगा और वो डैमेज हो जाएगा बैटरी।
ओके बैटरी क्रैक हो सकता है, अंदर का इंटरनल पार्ट डैमेज हो सकता है, लाइफ कम हो जाएगा बैटरी का। तो इसलिए बैटरी हमेशा ना सिक्योर होना चाहिए, ऑलवेज ब्रैकेट के साथ में फिक्स होना चाहिए। उसके बाद ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल कैसे पता चला मुझे, उसके ऊपर प्लस का मार्किंग है, देखो यहाँ पर इसके प्लस का मार्किंग है। तो जहाँ पर मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमेशा कवर होना चाहिए, हमेशा इसके ऊपर रेड कलर का एक इंसुलेशन कैप, आइदर रबर का या प्लास्टिक का इंसुलेशन कैप होना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा ना तो छोटा मोटा एक्सीडेंट में ना ये गाड़ी का कोई भी मेटल पार्ट को ये टच हो गया, समझो बोनट जो है ना काफी नजदीक से है, बोनट काफी नजदीक से है, बोनट यहाँ से सामने से है, देखो बोनट यहाँ से होगा आगे, जब मैं ये वाला बोनट जब मैं बंद करूंगा ना तो ये सामने से होगा। अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट होकर बैंड होकर टच होगा ना यहाँ पर, तो पहले ही निगेटिव टर्मिनल जो है बॉडी को अटैच है, तो क्या होगा, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल बॉडी को अटैच होगा, बॉडी को टच होगा ना, शॉर्ट सर्किट होगा। तो छोटे मोटे एक्सीडेंट में गाड़ी जो जलने का चांसेस होता है ना शॉर्ट सर्किट का, उसका रीजन ये है कि लोग ये स्क्रैप प्रॉपर लगाते नहीं। तो आपको देखना आपकी गाड़ी में स्क्रैप प्रॉपर लगा हुआ है, और यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट बराबर सिक्योर्ड है कि प्रॉपरली फिट है कि नहीं। ओके, इसका जो टर्मिनल है इसको पकड़ो और हिला के देखो, इसको चेक करके देखो, टर्मिनल हिलेगा नहीं, हिलना नहीं चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अगर ये टर्मिनल लूज रहेंगे ना तो गाड़ी स्टार्ट होने में तकलीफ देगा आपको, गर्म होगा वायर, तो जो स्पार्किंग होगा वहां पर, ये डेंजरस है। तो देखना कि ये कहीं टर्मिनल जो है ना, ये टर्मिनल लूज तो नहीं है, लूज होंगे तो ये यहाँ से इसको किसी फिटर से रास्ता है, आप इसको नट बोल्ट को टाइट कर लो यहाँ पे, उस नंबर का पैनल लगता है, और जो आपको हार्डवेयर में हार्डली 12-15 रुपए में मिल जाएगा, उससे आप इसको टाइट कर सकते हो, क्लॉकवाइज साइड होगा, एंटी क्लॉक यूज होगा। ओके, तो ये बैटरी का प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद अच्छा, बैटरी में कुछ सवाल है तो आगे बढ़े हम लोग, प्लीज बैटरी में कुछ सवाल है तो पूछो, तो आगे बढ़ते हैं। अनम्यूट करके पूछिए, कोई सवाल है तो मैं आगे बढ़ूं। हेलो सर, ये बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल के साइड से कवर रहता है, मतलब कैप रहता है, और नेगेटिव साइड से ओपन रहा तो चलेगा, मतलब वहां पे अगर कुछ हाँ मतलब कुछ टच वगैरह हो गया जैसे आपने बोला तो कुछ नहीं। देखो ये टर्मिनल को कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये उठेगा क्योंकि ऑलरेडी एक्सपोज है और गाड़ी के साथ में अटैच है, तो ये पूरा बॉडी का मेटल पार्ट है ना, पूरा मेटल पार्ट निगेटिव का ही काम कर रहा है, तो कोई जरूरत नहीं इसको कवर करने की। पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको कवर करना है, निगेटिव को जरूरत नहीं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर वो है ब्रेक ऑयल। तो ये ब्रेक का कंटेनर है, देखो ये इंजन बे कहते हैं इसको, इंजन बे, जहाँ पे इंजन फिटेड है वो इंजन बे है, और इस इंजन बे में ये जो व्हाइट कलर का कंटेनर दिख रहा है आपको, ये इंजन ऑयल का कंटेनर है। ओके, आप इसमें 4 पाइप देख सकते हो, ये डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक है, एबीएस सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक है, ये पंप है, 1 2 3 4, ये चारों पाइप जो है ना वो आया कहाँ से, तो ये इसमें ये सिस्टम में, देखो ये सिस्टम में से ये सिस्टम में से क्या हुआ, 2 पाइप निकला, और ये 2 पाइप जाए ये डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक है, और यहाँ से फिर वापस 4 पाइप निकला। ये चारों पाइप, ये चारों पाइप जो है वो चारों पाइप जाता है, ये चारों पाइप जाता है 4 व्हील को, 2 आगे के व्हील को, 2 पीछे के व्हील। ओके, ये ब्रेक का है ना, ये ब्रेक का सिस्टम है। तो जब आप ब्रेक दबाओगे ना तो यहाँ पे जो ऑयल है, उस ऑयल के बाद ये जो पार्ट है नीचे का, तो ये जो मेरा इंडक्स के पास जो पार्ट दिख रहा है इसको कहते हैं मास्टर सिलेंडर। ये एक हाइड्रोलिक सिलेंडर है, तो हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करेगा जब आप एक पैडल दबाओगे ना। देखो मोटरसाइकिल में क्या होता है, 2 ब्रेक है, एक आगे का और एक पीछे का, तो आप आगे का दबाओगे तो आगे का अलग से लगेगा, पीछे का ब्रेक दबाओ तो पीछे का अलग से लगेगा, स्कूटर या मोटरसाइकिल में। लेकिन कार में तो एक ही ब्रेक है ना हमारे पास, खुद ब्रेक। तो हम जब एक ब्रेक दबाते तो 4 व्हील में लगना चाहिए। तो इसके लिए मैकेनिज्म ऐसा है कि जब आप ब्रेक दबाओगे तो यहाँ पर ऑयल प्रेशर क्रिएट होगा, और जो ये दोनों पाइप से, देखो 1 और 2 दोनों पाइप से वो जाएगा इस डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक, एबीएस सिस्टम का ब्लॉक है ये, और यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होके 4 पाइप 4 व्हील में जाएंगे, और चारों व्हील को वहां पर वो ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर भी ऑयल है, इसके अंदर भी ऑयल प्रेशर है, तो यहाँ से ऑयल प्रेशर यहाँ पे जाता है, और यहाँ से ट्रांसफर होके वो प्रेशर व्हील तक जाता है, व्हील में ब्रेक लगता है। अगर किसी वजह से ये ऑयल लीक हो गया, ये ऑयल का लेवल कम हो गया, तो आपका जो ब्रेक है वो काम नहीं करेंगे, आपके ब्रेक फेल होने के चांसेस है। अगर आपकी गाड़ी में ये ब्रेक ऑयल कम हो गया तो ब्रेक ऑयल हमेशा खोल देना चाहिए। आप कैसे चेक करोगे, तो देखो घंटा में दिख रहा है, यहाँ से बाहर से मुझे दिख रहा है, अगर आप उसको खोल के देखोगे ना तो भी आपको दिखेगा, अगर आप उसको खोल के चेक करते हो तो भी आपको यहाँ पर दिखेगा कि ब्रेक ऑयल जो है आपका लेवल कितना है। ये देखो, ये कैप को जब मैं यहाँ से खोलूंगा तो यहाँ से मुझे ऊपर से दिखेगा ऑयल फुल है, ऊपर तक, तो यहाँ तक ऑयल है,
ओके, तो ये ऑयल हमेशा फुल होना चाहिए, ऑयल कभी कम नहीं रहना चाहिए। अगर ऑयल कम हो रहा है ना तो इसका अंदर कहीं पे लीकेज है, क्योंकि ये ऑयल तो कंज्यूम होता नहीं है। ब्रेक मारोगे तो आगे जाता है, ब्रेक छोड़ो तो वापस अपनी जगह पे कंटेनर में आ जाता है। तो इसके अंदर का ऑयल लेवल कभी भी कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम का लेवल दिया हुआ है, तो ये हमेशा मैक्सिमम के ऊपर होना चाहिए। अगर मैक्सिमम के नीचे गया तो फिर यहाँ पे दिक्कत है, तो आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है आपको ब्रेक ऑयल कहाँ पे चेक करना है? देखो, ये जो गाड़ी है ना, ये एस्प्रेसो है, मारुति का, सुजुकी का एस्प्रेसो, और ये ब्रेक ऑयल का व्हाइट कलर का जो गोल्ड दिख रहा है आपको, ये कंटेनर है। ठीक है, नहीं आप अगर क्रेटा में देखोगे, हुंडई क्रेटा में, तो सेम रहेगा। एक तरफ आपका बैटरी और यहाँ पर ये ब्रेक ऑयल का कंटेनर, देखो ये ब्रेक ऑयल का कंटेनर है, तो होगा सबका सेम एक ही जगह पर, क्योंकि ब्रेक तो अपना राइट में रहेगा, तो राइट में ही रहेगा। ये आगे से देखोगे तो लेफ्ट में दिखेगा वो। तो इसमें भी देखो ऐसे ही दो पाइप्स निकले हुए हैं, राइट। यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक है एबीएस का, जो उन्होंने उधर पिक किया था, थोड़ा इन्होंने इस तरफ पिक किया है, तो होगा सब गाड़ी में होगा। उसका लोकेशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो ये ब्रेक ऑयल का रिजर्व है, इसके अंदर ब्रेक ऑयल फुल होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ने दो पार्ट को चेक किया। हमने पहले चेक किया था यहाँ पर बैटरी को। बैटरी में हमने क्या देखा कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है, प्लस टर्मिनल जो है हमेशा सिक्योर होना चाहिए, उसके ऊपर से बंद रहना चाहिए, या इधर रबर या प्लास्टिक का इंसुलेशन कैप के साथ। नेगेटिव टर्मिनल जो रहता है बॉडी के साथ अटैच रहते हैं, इससे पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा सिक्योर करना है। और ब्रैकेट जो है वो फिक्स, प्रॉपर उसको फिक्स होना चाहिए ताकि वो बैटरी को होल्ड करके रखे। अगर ये ब्रैकेट लूज होगा, नहीं होगा, बराबर प्रॉपर फिट नहीं किया आपने, तो चालू गाड़ी में बैटरी वाइब्रेशन करेगा, उसके बाद डैमेज होने की संभावना होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर सबको? एक और दो पार्ट हम लोगों ने देखे यहाँ पर। इसमें हमने ये देखा ब्रेक ऑयल, और वहां पे हमने देखा बैटरी। अब इसके बारे में कुछ सवाल है तो पूछो, ब्रेक के बारे में। सर कभी कभी ब्रेक लगाते हुए जैसे आवाज आती है, तो उसका भी रिलेशन ऑयल से ही है क्या? नहीं, उसका रिलेशन ऑयल से नहीं है। उसका रिलेशन जो है ना वो देखो, ये जो ब्रेक है ना, ये आपका व्हील जो है, इस व्हील के पीछे की तरफ, इसके पीछे अंदर देखो, पीछे की तरफ, व्हील के एग्जैक्ट पीछे एक ब्रेक सिस्टम, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखो ये व्हील है, और देखो ये अंदर है, ये ब्रेक सिस्टम है पीछे पूरा। ओके, ये पाइप है, ये आपको नीचे की तरफ वो। तो अगर आपके ब्रेक में कोई डस्ट आ गया, ब्रेक का जो लाइनर है, ब्रेक का जो ड्रम है, उसमें कोई डस्ट आ गया, या पानी है उसके अंदर, तो ये ऐसा आवाज करेगा, रैटलिंग साउंड का जो साउंड करेगा वो। तो वो जहाँ पे नहीं, वो मैकेनिकल जो चीजें हैं इसके बाद की, उसके साथ रिलेटेड होता है वो। ओके सर, थैंक यू। सर ये ऑयल कितने फ्रीक्वेंसी में चेक करना पड़ेगा, मतलब कितने दिन में? चेकिंग, चेक अगर आपका डेली 50 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवलिंग है, आप ट्रैवल करते हो मोर देन 50 किलोमीटर पर डे, तो वंस इन ए वीक आपको इसको चेक करना होगा। अभी मैं इसके बारे में आपको एक स्टोरी सुना सकता हूँ। एक तो क्लाइंट मेरे गैरेज पे आया था, अभी मेरे गैरेज पे काम चल रहा है, मेरा गैरेज जो है ना, तो उससे काम चल रहा है दोनों गाड़ियों का, क्लाइंट की गाड़ी है मेरे। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि एक नया गाड़ी था, 1.5 साल हुआ होगा लेके, नया मतलब इतना नहीं, लेकिन 1.5 साल हुआ था लेके। लेकिन गाड़ी का ऑयल अचानक पूरा डाउन हो गया, उनका ब्रेक फेल हो गया। उन्हें जैसे वो पार्किंग से बाहर निकले और उन्होंने ब्रेक दबाया, तो पहली बार थोड़ा ब्रेक लगा, बाद में छूट गया। सेकंड टाइम जब ब्रेक दबाया तो पूरा फेल हो गया, पूरा ब्रेक पैडल नीचे तक दब गया, जिसकी वजह से ब्रेक फेल होकर उन्होंने गाड़ी सामने दीवार को ठोक दिया, पार्किंग से निकल दिया, तो रोड पे नहीं थे वो। ओके, तो हम लोग फिर वहां पे गए, हमने देखा तो ऑयल पूरा लीक हो गया था, पूरा ऑयल लीक था। अभी ऑयल कैसे लीक हुआ, ये जब हमने चेक किया तो देखो, ये जो कंटेनर है ना यहाँ पर, ये जो कंटेनर ऑयल का कंटेनर, वो यहाँ पर इस तरफ होगा जाना था, लेकिन वो कंटेनर यहाँ पे इस तरफ चूहा खा गया था। अभी क्या होता है, रात को हम लोग जब गाड़ी खड़ी करते हैं ना, तो कुछ जगह पे वो चूहे वगैरह यहाँ पर आके बैठ जाते हैं, यहाँ ये पार्ट के अंदर वायर खाएंगे या कुछ और खाएंगे। तो एकदम उन्होंने क्या था, उसका वो कंटेनर कतर दिया, तो कंटेनर थोड़ा सा खाने की वजह से उसको होल हो गया था, जहाँ से ऑयल ड्रॉप लीक हो रहा था, पूरा ऑयल लीक हो गया। जब इन्होंने ब्रेक मारा तो ब्रेक फेल हो गया। तो ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिलता है, वंस इन अ वीक, या फिर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाने होते, एक बार आपको चेक करना है कि आपकी गाड़ी में जो ये जो सब सिस्टम मैं आज बता रहा हूँ, 4-5 सिस्टम, ये 4-5 सिस्टम तो आपको है कि नहीं, बस ये आपको चेक करना है। ओके, या फिर कहीं पे लीकेज सिस्टम में तो भी ऑयल लीक हो सकता है, इसलिए मैंने बोला कि इसको एक बार चेक किया करो।
ओके ठीक है, ब्रेक मार के सवाल पूछिए आपको। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन था, ये जो ब्रेक ऑयल का लेवल है वो डैशबोर्ड पे दिखता है क्या किसी साइन में? अगर हाँ, ये सही सवाल पूछा आपने। आपको लाइट के बारे में बताया था, याद है किसी को? हैंड ब्रेक का लाइट, लास्ट वीक हमने बात की थी हैंड ब्रेक लाइट के बारे में। एक गोल वाला सिंबल है रेड कलर का जिसमें एक्सपेरिमेंटरी मार्क है, गोल विथ एक्सपेरिमेंटरी मार्क। ये हैंड ब्रेक के लिए काम करता है। अगर आपका हैंड ब्रेक ऊपर रहेगा तो वो लाइट चालू रहेगा, लेकिन हैंड ब्रेक नीचे करने के बाद भी अगर वो बंद नहीं हुआ ना, हैंड ब्रेक नीचे कर लिया आपने लेकिन फिर भी लाइट बंद नहीं हो रहा है, तो समझ जाओ कि आपका ब्रेक ऑयल जो है ना वो कम है। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, देखो ये ब्रेक ऑयल का कंटेनर है राइट, ये ब्रेक ऑयल का कंटेनर देखो यहाँ पर आपको दिखाता है। देखो ये ब्रेक ऑयल का कंटेनर है, ये मेरा फुल का लेवल है, ये फुल का लेवल और मिनिमम लेवल का यहाँ है, मतलब इसके नीचे मिनिमम के नीचे जाए तो ब्रेक करने का चांसेस है। और जो सेंसर कितना नीचे लगा देखो, ये सेंसर है, केवल आपको दिख रहा है वायर, ये जो वायर आपको दिख रहा है वायर, ये सेंसर है। ये सेंसर जब उसका लेवल नीचे चला जाएगा ना 1000 लेवल से, तब जाके आगे वो लाइट लगेगा। मतलब अगर आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक नीचे होने के बाद भी वो लाइट लग रहा है, हैंड ब्रेक नीचे होने के बाद भी वो लाइट लग रहा है, तो इसका मतलब ये ऑयल लीक हो गया है। लेकिन वो कब दिखाए? जब वो 1000 लेवल तक नीचे चला गया, अभी ब्रेक फेल होने का आया, बस होने वाला ब्रेक फेल, तो इसके लिए वो आया तो गाड़ी चलाने का नहीं, इसको रेड कलर में होता है। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे, तो उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पर। तो ये जो ब्लू कलर का टैप आपको दिख रहा है, इससे ये जो सिंबल है, ये सिंबल जो है, ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है ग्लास को, डिफरेंट ग्लास को। इसको हम कहते हैं विंड स्क्रीन ग्लास, विंड स्क्रीन, मतलब हवा से बचने के लिए जो स्क्रीन आगे लगा हुआ है इसको विंड स्क्रीन कहते हैं। ये वाली ग्लास, ये सामने वाली ग्लास, इसको कहते हैं विंड स्क्रीन। अभी हवा से बचने के लिए अभी क्या होता है कि जब हम ड्राइव करते हैं तो उसके ऊपर कीचड़ उड़ेगा, उसके ऊपर डस्ट उड़ेगी, तो हम उसको साफ करना है हमें चालू गाड़ी में। तो चालू गाड़ी में साफ करने के लिए विंडस्क्रीन वॉशर सिस्टम लगा होता है। विंडस्क्रीन वॉशर मतलब कांच को साफ करने का सिस्टम है ये। तो उसमें देखो ये जो पार्ट है ये उसका पिलर नेक है, और ये जो पीछे है, पीछे मतलब एग्जैक्टली इसके पीछे ये जो बोनट है, इसके अंदर एक टैंक लगा हुआ है, और ये टैंक में हम लोग सादा पानी भरेंगे। इसके अंदर हम लोग सिंपल टैप वाटर, सादा पानी हम लोग इसके अंदर भरेंगे। जब हम ये नॉब को खींचते हैं, वाइपर के नॉब को खींचते हैं, कांच पे पानी उड़ता है, तो ये होता क्या है कि ये जो टैंक है, इस टैंक के अंदर एक पंप लगा हुआ है, सबमर्सिबल पंप है, वाटर पंप लगा हुआ है, छोटा सा वाटर पंप है। तो जब आप उसको खींचोगे ना वाइपर करके इसको, तो वो वाटर पंप यहाँ से पानी इसके अंदर से पानी को ढके लेगा। और ये पाइप आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो एक पाइप है यहाँ, ये पाइप यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से जाके बोनट के सेंटर तक गया हुआ है। और आप ऊपर की तरफ से देखोगे तो एक नोजल दिखेगा आपको बोनट के ऊपर, देखो यहाँ पर एक नोजल दिख रहा है राइट। तो ऐसे नोजल कुछ गाड़ी में बोनट होते हैं, कुछ गाड़ी में यहाँ पर इधर ही होते हैं, ट्रैवल पैनल के ऊपर यहाँ पर ये नोजल है। तो ये नोजल क्या करते हैं, जो विंडस्क्रीन वॉशर है, अभी यहाँ पर ये गाड़ी क्रेटा में देखो ये कैप है और इसके ऊपर भी वही सिंबल है। ओके, और ये देखो ये नीचे जो दिख रहा है टैंक, आपको ये जो टैंक दिख रहा है आपको नीचे का, ये टैंक वो विंडस्क्रीन वॉशर का टैंक है। कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी बैठेगा इसके अंदर, 2 लीटर तो आराम से बैठेगा। तो इसको से जो पानी निकलेगा वो पानी बाय प्रेशर से एक पाइप के द्वारा इन नोजल्स तक सप्लाई किया और यहाँ तो स्प्रे होगा, कांच के ऊपर साफ करेगा। तो आपको इसको हमेशा फुल रखना है, ऑलवेज फुल, सिंपल टैप वाटर से फुल करो। कभी कभी क्या होता है, कोई इसके अंदर है ना ज्यादा अच्छा साफ होने के लिए डिटर्जेंट पाउडर डाल देता है, तो ऐसे मत करो। आपका घर में जो डिटर्जेंट पाउडर आप इस्तेमाल कर रहे हो या फिर लिक्विड सोप जो आप इस्तेमाल करते हो, उसमें कॉस्टिक सोडा है। ये कॉस्टिक सोडा इसके अंदर के पार्ट को डैमेज कर देगा। इसके अंदर जो मोटर है उस मोटर का रोटर को, उसके मोटर के बैरिंग्स को, बूस्टर्स को डैमेज कर सकता है। इसकी जो पाइप से पानी वहां तक बह रहा है ना, वो रबर का। सर कुछ लोग शैम्पू भी मिक्स करते हैं इसमें। शैम्पू सर चलेगा, शैम्पू एक टाइम शैम्पू चल जाएगा, वो ये आपको बता रहा हूँ। ऐसा कोई भी उसके अंदर कंटेंट यूज मत करो जिसमें कॉस्टिक सोडा है। कॉस्टिक सोडा कंटेंट कुछ भी मत यूज करो, मैं वही बोल रहा हूँ, वो पाइप को आपको डैमेज कर देगा, लॉन्ग टर्म में उसको हार्ड कर देगा। ओके, तो आप अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो आप शैम्पू डाल सकते हो, कार शैम्पू डालो उसके अंदर, हेयर शैम्पू डाल सकते हो, घर में पूछ के डालना, लेकिन हेयर शैम्पू लेकिन कार शैम्पू आप डाल सकते हो। उसमें एक पाउच भी डालोगे ना, छोटा सा, वो छोटा एक पाउच आता है 2 रुपए वाला, वो एक डाल दोगे तो भी इनफ है। अच्छा खासा ग्लास क्लीन होगा, उसकी उसके वजह से दाग पड़ते, बस गाड़ी को दाग आ जाते अगर वो क्लीन प्रॉपर नहीं हुआ तो। बारिश के टाइम में चलता है, लेकिन बारिश में रहेगा तो दाग आते हैं, तो उसके बाद जब वो नीचे फ्लो के आता है ना, तो उसका नीचे रनडाउन वाला पूरा लाइन दिखता है। तो और एक इसका एकदम प्रॉपर मेथड क्या है, तो विंडस्क्रीन वॉशर लिक्विड मिलता है मार्केट में,
आप किसी स्पेयर पार्ट के शॉप पे जाओ, उसको बोलोगे ना मुझे विंडस्क्रीन वॉशर का लिक्विड चाहिए, तो वाइपर का पानी का लिक्विड बोलोगे ना, तो आपको एक छोटा पाउच देगा। 15 रुपीज का पाउच आता है, 15 रुपए का पाउच आता है, जो एक कंटेनर के लिए इनफ है। तो इसे एक कंटेनर में आपको पाउच डालोगे ना, तो पूरा इनफ है वो, एक पूरा भर दो, उसमें एक पाउच डाल दो, अच्छी तरह से ग्लास क्लीन करेगा और उसका कोई दाग भी नहीं आता कांच के ऊपर। तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वो शैम्पू। अगर कुछ भी नहीं है तो शैम्पू, और कुछ भी नहीं है तो सादा पानी। लेकिन इसको ड्राई मत रखो, क्या होगा कांच के ऊपर कोई डस्ट आए और आप उसको ऐसे ही वाइपर पर चालू करेंगे, स्क्रैच करेगा, वो रबर स्क्रैच कर देगा कांच के पानी। ओके, तो ये हमने यहाँ पर जो हमने चेक किया वो था विंडस्क्रीन वॉशर। ओके, फिर हमने सबसे पहले हमने चेक किया था बैटरी, कार का बैटरी, फिर हमने चेक किया था ये ब्रेक ऑयल कंटेनर, और उसके बाद हमने चेक किया विंडस्क्रीन वॉशर। राइट, ये 3 चीजें हो गई। अभी इसके बारे में कुछ सवाल पूछो तो हम आगे बढ़े। इसके बारे में कोई सवाल पूछो तो हम आगे बढ़े। सर बैटरी का जरा रिपीट कीजिए ना, तभी आपका आवाज नहीं आ रहा था बॉस। ओके, देखो कार में जो बैटरी होती है ना, ये इनिशियल स्टोरेज डिवाइस करंट को स्टोर करके रखता है। मैं जब इंजन को स्टार्ट करूंगा तो मुझे इंजन को थोड़ा प्राइम मोशन देना पड़ता है, शुरुआत में उसको घुमाना पड़ता है। एक बार उसमें फ्यूल जलना शुरू हो गया तो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, लेकिन शुरुआत में तो घुमाना पड़ेगा मुझे। तो मोटरसाइकिल में अगर हमारा स्टार्टर काम नहीं कर रहा है तो हम किक मार के गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, याद है, हम किक मार के गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो 40-30 का अगर मूवीज आपने देखा होगा ना, तो उसमें देखो चार्ली चैपलिन वाला मूवी था उस टाइम का, उसमें वो लोग गाड़ी स्टार्ट करने के लिए आगे की तरफ एक हैंडल लगा के घुमाते थे गोल गोल, तब जाके गाड़ी स्टार्ट होता था। तो ऑस्टिन वगैरह में, ऑस्टिन में तो ऐसी गाड़ी में। तो अभी हमारी गाड़ी में हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टार्टर मोटर से घुमाते हैं, जैसा आपका स्कूटर में होता है वैसे ही। तो ये स्टार्टर मोटर घूमेगा कैसे, तो इलेक्ट्रिक करंट लगेगा। इलेक्ट्रिक करंट का शुरुआत में कांच मिलेगा, जब इंजन बंद है तो वो बैटरी चले जाएगा। राइट, तो हम बैटरी से, आपने सवाल पूछा, अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच। तो हम बैटरी से करंट लेके फिर हम इंजन को स्टार्ट करते हैं। एक बार इंजन स्टार्ट हो गया ना, तो फिर हमारा बाकी का सिस्टम ऑटोमेटिक चलने लगता है। तो आपका नाम क्या है सर, आपने सवाल पूछा? सर सत्येंद्र ठाकुर। सत्येंद्र सर, थैंक यू वेरी मच। क्या है, मेरे से गलती हो गया था, मैं जल्दबाजी में ना आगे का सिस्टम आपको बताया नहीं, तो आपने अभी पूछा तो मुझे याद आया, सॉरी। देखो मैं कंप्लीट सर मैंने एक्चुअली कुछ भी नहीं सुना था बैटरी के टाइम पे, क्योंकि आवाज नहीं आ रहा था। हाँ, नहीं अच्छा वो आपने पूछा, बाकी लोग ने जो सुना आधा ही सुना, क्योंकि मैंने उसके आगे का सिस्टम बताया नहीं, तो ये मेरा गलती है, आई एम सॉरी। देखो क्या होता है, जब हम लोग बैटरी के करंट को यूज करेंगे तो बैटरी डिस्चार्ज होता है। तो बैटरी जब डिस्चार्ज हो गया तो इसको फिर से कौन चार्ज करेगा? हमारे घर में हम मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, हमारा इन्वर्टर का बैटरी चार्ज हो जाए, तो इसकी बैटरी को कौन चार्ज करेगा? तो इसको बैटरी को चार्ज करने के गाड़ी के अंदर की इनबिल्ट सिस्टम लगा हुआ है, चार्जिंग सिस्टम लगा है, इनबिल्ट सिस्टम, तो वो है अल्टरनेटिव। लास्ट टाइम आपको बात किया था अल्टरनेटिव के बारे में। ओके, देखो ये बेल्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखो ये बेल्ट, और ये जो मेरा इंडेक्स फिंगर के पास जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट जो है वो अल्टरनेटर है। ओके, ये जो पार्ट है, देखो जो गाड़ी वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, अल्टरनेटर है वो ये पार्ट, एग्जैक्ट। तो ये पार्ट जो है वो इंजन के साथ घूमता है। ओके, तो जब हम इंजन इधर भी है, वो ये गाड़ी में भी, हर गाड़ी में होगा वो अल्टरनेटर। तो यहाँ पर भी ऐसे नीचे की तरफ है वो। देखो ये जो बेल्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर इंडेक्स फिंगर के पास, यहाँ पर ये बेल्ट, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट अल्टरनेटर क्या करता है, ये चार्जर है। तो जब हम इंजन स्टार्ट करेंगे ना, तो ये इंजन के साथ जुड़ा होगा, तो इंजन बंद रहेगा तो ये घूमेगा नहीं, क्योंकि इंजन तो बंद है ना। जब हम इंजन स्टार्ट करेंगे तो ये घूमेगा और ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेगा और करंट जनरेट करके बैटरी को चार्ज करेगा। तो जब हमारी गाड़ी चालू हो रही थी तो ये 2 काम करता है, एक बैटरी को चार्ज करता है और साइमल्टेनियसली बाकी का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उनको सबको करंट सप्लाई करता है। इवन इंजन के ऊपर के सेंसर जो है उनको, देखो ये सेंसर है इंजन के ऊपर, ये इनको इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है, इसको इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है। तो ये जो सेंसर है या फिर हेडलाइट, टेललाइट, स्पार्क प्लग, म्यूजिक सिस्टम, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, वाइपर, जितने भी सिस्टम हमारे इलेक्ट्रिक से घूमते हैं सबको इसकी जरूरत पड़ती है। और वो करंट वहां से मिलता है, चालू गाड़ी में अल्टरनेटर से मिलता है। तो गाड़ी चल रही है तो अल्टरनेटर बैटरी को अपने चार्ज भी कर देता है और बाकी सिस्टम को करंट भी सप्लाई करता है। तो अगर आपकी इंजन बंद है और आपने हेडलाइट ऑन रखा तो धीरे धीरे बैटरी डाउन हो जाएगा, ताकि वो चार्ज नहीं हो पाएगा क्योंकि इंजन बंद है, और उसके बाद बैटरी गाड़ी स्टार्ट करता नहीं। आप कभी लाइट बंद करना भूल गए ना तो ये दिक्कत आपके साथ हो सकती है। ओके, तो ये अल्टरनेटर बैटरी को बाद में फिर से चार्ज कर देता है। बैटरी में मैंने इनसे कहा था कि क्या चेक करना आपको, तो ये रेड कलर का कैप है नहीं, हमेशा सिक्योर्ड होना चाहिए, प्रॉपर लगाना चाहिए जो इंस्टॉलेशन का काम करेगा, और नेगेटिव टर्मिनल बॉडी के साथ में अटैच रहता है। तो इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल को हमेशा कवर करके रखना है और बैटरी का जो ब्रैकेट है वो हमेशा सिक्योर्ड होना चाहिए। तो बस ये 2 चीजें उसमें है, उसको चेक करो
और बैटरी का जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही बैटरी को रिप्लेस करो आपके घर में। बैटरी का लाइफ 3 साल से 5 साल के बीच में रहता है। ओके, तो हमने चेक किया था पहले बैटरी के बाद में हमने चेक किया था ब्रेक के बाद में हमने चेक किया विंडस्क्रीन वॉशर। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर, यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे कूलिंग सिस्टम पर। कूलिंग सिस्टम मतलब जब मेरे गाड़ी का इंजन चलता है तो उसका ये जो इंजन है ना, जब ये चलेगा ना तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि इंजन का वर्किंग टेम्परेचर होता है अराउंड 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। देखो मैं फारेनहाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सेंटीग्रेड की। तो 95 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास होने के कारण ये ऑलमोस्ट बॉइलिंग टेम्परेचर के पास है। पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये ऑलमोस्ट बॉइलिंग टेम्परेचर के पास होने के कारण अगर सादा पानी इसमें भरोगे ना इंजन के अंदर कूलिंग सिस्टम में तो वो इवापोरेटर पे उड़ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग उसमें कूलेंट करके एक लिक्विड डालते हैं। कूलेंट ये कहाँ पे डालना है और ये क्या होता है कूलेंट एग्जैक्टली? तो देखो ये जो पार्ट है, ये जो कैप आपको दिख रहा है इसको कहते हैं रेडिएटर कैप। ओके, और इसके पीछे यहाँ पर अंदर की तरफ नीचे अंदर की तरफ एक रेडिएटर लगा हुआ है। यहाँ से देखिएगा, देखो ये लाइट लाइन आपको दिख रहा है, मैं बात कर रहा हूँ नंबर प्लेट की। तो जहाँ पे हमारा फ्रंट बम्पर है ना, एग्जैक्ट फ्रंट बम्पर तो ग्रिल है, ये पार्ट ग्रिल है। ग्रिल के अंदर की तरफ आप देखोगे तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा। तो सबसे पहले एसी का कंडेंसर है, ये एसी का कंडेंसर होता है और कंडेंसर के पीछे एक यूनिट है जिसको रेडिएटर कहते हैं। अगर पीछे की तरफ देखो तो स्टिक देखो पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसा रहता है। ये तो 2 पार्ट होते हैं यहाँ पे, एसी का कंडेंसर और पीछे की तरफ रेडिएटर। ओके, तो ये रेडिएटर क्या काम करता है? आपके घर में जो एसी है, समझो आपके में एसी है राइट, तो उस एसी का एक यूनिट अंदर लगा हुआ है जिसको इंडोर यूनिट कहते हैं हम लोग, और एक यूनिट जो होता है बाहर लगा हुआ है जो आप बाहर की तरफ आपके घर के बाहर जो है वहां पे लगाते हैं। तो 2 यूनिट है ना हमारे पास, ये देखो। तो उसमें जो बाहर लगा हुआ यूनिट है ना उसमें कंडेंसर है। ये कंडेंसर क्या करेगा, वो हीट को कम करेगा और उसको फ्लो कर देगा हवा में लगते, उसके पीछे फैन चलता रहता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर एक ग्रिल के पीछे रेडिएटर लगा। रेडिएटर क्या करता है, जब गाड़ी रस्ते पे चलेगी तो यहाँ से हवा अंदर घुसता है, यहाँ से पूरा हवा अंदर घुसेगा और उस रेडिएटर को लगेगा, प्लस पीछे कान है जो हवा खींचेगा और वो इसको ठंडा करेगा पानी को। ये पानी पंप के द्वारा फिर इंजन में ढकेला जाए, फिर कब इंजन के अंदर हीट को अब्सॉर्ब करेगा और गर्म पानी फिर वहां से फ्लो के रेडिएटर में आएगा। इस तरह से पानी सर्कुलेट होता रहता है इंजन से रेडिएटर, रेडिएटर से इंजन, इंजन से रेडिएटर, रेडिएटर से इंजन। तो इंजन के अंदर का हीट को अब्सॉर्ब करके रेडिएटर में आएगा, रेडिएटर पानी का टेम्परेचर को कम करेगा और एक कम टेम्परेचर का पानी फिर इंजन में चला जाएगा। तो इस तरह से पानी को सर्कुलेट करके इंजन को कंट्रोल रखता है हीट को, इसको हम कूलिंग सिस्टम कहते हैं। तो इसमें अगर इस पानी की मात्रा कम हो गई या आपने पानी यूज किया सादा पानी का प्रॉब्लम क्या है, सादा पानी आप यूज करोगे ना तो रस पकड़ेगा क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन होगा उसके अंदर ऑक्सीजन और उसके अंदर का मेटल के साथ में कॉन्टेक्ट में आके खराब हो सकता है। पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो ऑलमोस्ट इंजन के वर्किंग टेम्परेचर के पास है। तो जो इंजन का वर्किंग टेम्परेचर मैंने आपसे कहा ना कि वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इससे पानी जल्दी ऑपरेट होगा तो आपको बार बार पानी डालना पड़ेगा। आपने पुराने जमाने की मूवीज में देखा होगा कि वो गाड़ी चलाता है और बीच में गाड़ी गर्म हो जाता है, आगे से धुआं निकलने लगता है, तो लोग गाड़ी रोक देते हैं, जहाँ पर बोनट खोल के देखते तो वहां से स्टीम निकल रहा है, फिर वो लोग पानी लेने के लिए कहीं पर जाते हैं जंगल में और सीन दिखाते हैं। तो अगर आप सादा पानी भरोगे तो यही होने वाला है, सादा पानी अगर भरोगे तो वही होगा, बार बार वो नीचे जाएगा। ओके, तो उसकी जगह पे आपको भरना है वहां पे कूलेंट। आपने कभी देखा, किसी ने खोल के देखा है क्या, बताओ प्लीज। हेलो, किसने रेडिएटर को आपको खोल के देखा है क्या? नहीं सर, नहीं। देखो अच्छा, ये जो लोग नहीं बोल रहे ना वो लोग कौन से स्कूल में से बताओ प्लीज, ड्राइविंग स्कूल का नाम बताओ ना प्लीज। पर मैं समर्थ में है उल्लासनगर पे। ओके, मैं बात करता हूँ। परफेक्ट। अच्छा, मैं लिख रहा सिंह की बात करता हूँ। परफेक्ट। ओके, अभी आप लोगों का ट्रेनिंग खत्म होने दो पहले पूरा, अभी ट्रेनिंग में मत पूछो, पहले पूरा ट्रेनिंग खत्म कर लो, उसके बाद उसको बोलने का कि मेरे को दिखाओ बोनट खोल के सब चेक करवाएं। अभी बताओ, अभी नहीं, अभी पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो और उसमें नहीं दिखाया ना आपको जिन वालों ने, तो मुझे मैसेज डालो, हम उससे बात करेंगे। यार नहीं, एकदम लास्ट पे कुछ भी नहीं हुआ ना तो मैं खुद वहां तक पहुंचूंगा और आपका वहां पे क्लास लूंगा, वहां पे हम लोग एक सेशन करेंगे। लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी, तो ये आप लोग प्लीज उनसे, मैं भी उनसे बात करूंगा कि आपको ये पार्ट दिखाया जाए क्योंकि बहुत जरूरी है। तो एक बार खोल के देखना उस रेडिएटर को, उसमें ग्रीन कलर का लिक्विड दिखेगा,
इस ग्रीन कलर का लिक्विड को कूलेंट कहते हैं। ये 140 150 पर लीटर के हिसाब से मिल जाता है किसी पेट्रोल के शॉप में या पेट्रोल पंप आपको मिल जाएगा। ओके आशीष, आशीष एक मिनट सर प्लीज, खाली कर, खाली कर। पूर्ण खाली कर, पूर्ण। सॉरी 2 मिनट देखिए, मैं हूँ नासिक में, ये मेरे क्लाइंट की व्हीकल है जिसका रिपेयरिंग चल रहा है, और मैं आपका क्लास एक ऐसी जगह पे बैठ के ले रहा हूँ ना, तो आपको दिखा था इसलिए यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस है। आज वो मराठा मोर्चा है तो इन्होंने सब जगह पे बंद करके रखा हुआ है। देखो ये एक रिमोट प्लेस है, इसमें शायद थोड़ा आपको आवाज भी तो, पीछे खेती है मस्त, जहाँ पे अंगूर की खेती है। यहाँ पर देखो मस्त फूल लगे हुए, अंगूर की खेती है, तो हम यहाँ पर ले रहा हूँ क्लास। तो थोड़ा बहुत तकलीफ होगा आपको, आवाज इतने मेरी आजू बाजू की गाड़ी में, थोड़ा कॉपरेट करो प्लीज। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आपको कितना अच्छा क्लियर आपको सुनाई देगा। ओके तो हम लोग यहाँ कूलेंट पे थे, तो ये जो कूलेंट है ये कूलेंट जो है ये मार्केट में आपको स्पेयर पार्ट के शॉप में मिल जाएगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में लेने का, कभी भी लेते हो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में लेने का फायदा क्या है कि 1 लीटर कूलेंट में आप 4 लीटर पानी ऐड कर सकते हो। देखो कितना कॉन्सेंट्रेट होता है ये, कि आप 150 रुपए का डब्बा खरीदोगे तो उसमें 4 लीटर क्लीन टैप वाटर, अगर आपके घर में एक्वागार्ड वगैरह जैसे कुछ सिस्टम लगे हुए तो वो पानी इस्तेमाल करो, और भी अच्छा है। वो आप ऐड करोगे तो 5 लीटर कूलेंट बन जाएगा, और पूरे सिस्टम में 4.5 से 5 लीटर पानी बैठता है। तो पूरा भी कूलेंट मैकेनिक को बोलोगे निकालने के लिए, बाद में आपने उसके पास का दोगे ना उसको, तो वो उसमें ऐड कर देगा। समझो कभी कम हो गया तो फिर उसको ऐड करने का, अभी चेक किधर करने का, कम हो गया कैसे पता चलेगा कम हो गया, चेक किधर करने का, तो उसको चेक करने के लिए एक और दिन मैं पहले आपको हुंडई क्रेटा में दिखाता हूँ। तो इसमें 2 सिस्टम है चेक करने के लिए। ये मेन रेडिएटर का कैप है, इस कैप के ऊपर लिखा हुआ है डेंजर, आप कभी पढ़ना इसको ध्यान से, डेंजर नेवर ओपन व्हेन हॉट, ओके, या डेंजर नेवर ओपन हॉट ऐसा लिखा हुआ है। क्योंकि क्या होता है घर में जैसे प्रेशर कुकर है ना, खाना बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेशर कुकर, तो उसमें क्या होता है जब वो गर्म रहेगा तो हम उसको खोलते रहेगा, अगर हम उसको गर्म रहेंगे खोलेंगे तो पूरा स्टीम आपको उड़ सकता है। ओके तो हम क्या करते हैं, इसको गैस स्टोव से निकालने के बाद थोड़ा देर रुकते, उसका प्रेशर जो है, उसका स्टीम जो है उसको डाउन होने देते हैं, उसके बाद ही हम उसको खोलते हैं। तो वैसे ही इंजन गर्म रहेगा तो इसको कभी नहीं खोलने का। आपको समझ में आया कि इंजन गर्म होगा तो साइड में गाड़ी रोको, 10-15 मिनट वेट करो, उसके बाद ही चेक करो। ओके तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करने का, इसका जो ओवरफ्लो के निकल रहा है, इसमें से जो ओवरफ्लो के कूलेंट निकल रहे हैं, जैसे घर में कुकर में आप खाना पकाओगे तो जो स्टीम एक्सेस हो जाता है ऊपर एक वॉल में से निकल जाता है, तो वो तो एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें जो कूलेंट एक्स्ट्रा स्टीम होकर निकलता है ना, वो इस पाइप में से, देखो ये पाइप, ओके इस पाइप में से देखो ये वाला पाइप, इस पाइप में से देखो ये पाइप, और इस पाइप में से ये जा रहा है इस डब्बे के अंदर, इसको कहते हैं हम लोग ओवरफ्लो टैंक। ओके ये जो पार्ट है इस पार्ट को ओवरफ्लो टैंक कहा जाता है। तो ये ओवरफ्लो टैंक में मैक्सिमम और मिनिमम का मार्क है, मिनिमम का मार्क है, मैक्सिमम का मार्क, तो हमेशा मैक्सिमम के ऊपर होना चाहिए, ऑलवेज मैक्सिमम के ऊपर होना चाहिए। ठीक है तो इसके अंदर अगर कम हो गया, समझो कि इसके अंदर कूलेंट की लेवल कम पूरा डाउन हो गया, मिनिमम के नीचे चला गया, तो इसमें चेक कर सकते हो, तो इसमें चेक करने का, इसमें बराबर है तो इसमें बराबर रहेगा। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप इसको खोल के चेक कर सकते हो। इसको खोल के चेक करने के लिए पहले मैंने कंडीशन क्या बताया, गाड़ी बंद होना चाहिए। ओके पहली गाड़ी तो पिछला आधा 1 घंटे से बंद है, तो मैं इसको खोलूंगा, इसको खोलने के बाद अगर मैं इसको कैप को उठाता हूँ तो मुझे यहाँ पर कूलेंट दिखेगा, देखो ये कूलेंट है, ओके ग्रीन कलर का लिक्विड दिखा आपको यहाँ पर, ये कूलेंट है। ओके तो इस कूलेंट को फुल रखने को, ऑलवेज फुल है, बाद में इस कैप को प्रॉपर लगा दो। अगर कैप प्रॉपर नहीं लगा ना तो चालू गाड़ी में ये पूरा बाहर फेंकेगा, क्योंकि प्रेशराइज एक पंप है, उसको जो प्रेशर से सर्कुलेट करता है, तो ये बाहर फेंकेगा पूरा खराब हो जाएगा, कैप ढील जाएगा। तो ये कैप प्रॉपरली लगाओ और यहाँ पर चेक करो, तो ये कूलेंट है। इंजन गर्म होगा तो चेक करते हैं हम इसको, नहीं भी होगा तो 1 वीक इसको चेक करो। एवरी आफ्टर 30,000 किलोमीटर के बाद इसको रिप्लेस करो, पूरा निकालने का, नया कूलेंट भरने का 30,000 किलोमीटर के बाद। हम लोग करते 30,000। अभी आप अपनी गाड़ी के हिसाब से चेक करो, आपकी गाड़ी में कौन सा मैन्युफैक्चर ने कितना रिकमेंड किया है भरने के लिए, अगर नहीं दिया रिकमेंडेशन तो कंटिन्यूअसली कूलेंट को रिप्लेस करने का ही करने का, कूलेंट को रिप्लेस करने का, ब्रेक ऑयल को रिप्लेस कर दो तो और भी अच्छा रहेगा। कुछ लोग 50,000 किलोमीटर में करते हैं, लेकिन मैं हमारी ड्राइविंग स्कूल की व्हीकल स्क्रीन में उसमें 30,000 किलोमीटर ब्रेक ऑयल भी रिप्लेस करता हूँ और कूलेंट को भी रिप्लेस करता हूँ। तो आप लोग भी ये प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा है, क्योंकि ब्रेक ऑयल भी ज्यादा नहीं है, पूरी सिस्टम में ज्यादा ज्यादा 1.5 या 2 लीटर ऑयल बैठता है, और 1.5 या 2 लीटर ऑयल आपको आएगा अराउंड 350 से 400 रुपए का। तो 350 से 400 रुपए का वो ऑयल और 150 रुपए का कूलेंट,
550-600 रुपए में आपका कूलेंट और ऑयल दोनों का निकल जाता है। सिर्फ लेबर आपको जो भी देना होगा वो सामने के मैकेनिक है उसको, ओके। लेकिन ये करोगे तो आपको लाइफ टाइम अच्छा चलेगा। कूलेंट का फायदा क्या है? कूलेंट से डालने से पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है, 140-160 डिग्री तक चला जाता है, जिससे ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करता है और जल्दी इवापोरेट नहीं होता है। कूलेंट का फायदा क्या है? पानी 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाएगा। तो अगर मेरा गाड़ी ऐसी जगह पे चल रहा है जहां पर बर्फ जम सकती है, तो वहां पे अगर ये सिस्टम, अगर मैंने गाड़ी खड़ा किया और ये सिस्टम में अगर आइस फॉर्मेशन हो गया, तो जब लिक्विड से आइस फॉर्मेशन में आता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो वो ये सब पाइप को फाड़ के बाहर निकलेगा, तो वहां पे आइस फॉर्मेशन नहीं होगा। उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना कूलर पानी का, वो -25 डिग्री तक चला जाता है। फायदा है उसका। पानी से रस लगेगा, लेकिन अगर मैंने कूलेंट का इस्तेमाल किया तो रस भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें एंटी रस्ट प्रॉपर्टी है। तो ये फायदे कूलेंट के, कूलेंट इस्तेमाल करो ऑलवेज गाड़ी में, ओके। अभी सवाल पूछो इसके बारे में। अभी 4 सिस्टम फिर से एक बार देखो, हम लोग काम करे तो हमने क्या किया, देखो हमने काम करके क्या किया, इसका टर्मिनल को खोल के रखा। देखो ये टर्मिनल मैंने डिस्कनेक्ट करके रखा है, टर्मिनल ये बैटरी से, ओके। तो अभी पूछो आप सवाल बैटरी के बारे में। इंजन ऑयल आज टाइम कम है हमारे पास, सिर्फ 40 मिनट का, ओके। प्लीज कुछ सवाल है तो पूछो। तो अरे कूलेंट का लिक्विड जो जहाँ पे जमा हो रहा है वो जो अभी दिख रहा है वीडियो में, तो अगर समझो पूरा भर गया तो ठीक है, लेकिन अगर पूरा सूख गया तो मतलब इंडिकेशन है कि इसमें कूलेंट डालने का, बराबर? यस, और कहीं पे लीकेज है सर। अगर पूरा कम हो गया ना, तो इसका मतलब कहीं पे लीकेज है। देखो ये जो पाइप है ना, ये पाइप हो सकता है फटा हुआ है, यहाँ पे जो ज्वाइंट है वहां से लीक हुआ है,